बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं। टाइम हो गया हमारे पास 11 बज के 1 मिनट है, तो टाइम की पंक्चुअलिटी के हवाले से हम शुरू करते हैं। और ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस वाले से हम लोग मैंने देखा है कि सेंसिटिव इक्विपमेंट्स में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मैं आप सबके सामने थोड़ी सी इसकी जो सिस्टम क्या होना चाहिए उस हवाले से मैं बात करूंगा। पहले से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरी कंपनी यूनाइटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से हम कंसल्टेंसी करते हैं, और मैंने 1974 में पास आउट किया एनडी से इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद मैंने एमबीए किया 1980 में आईबीए से, और उसके बाद डिफरेंट मतलब ये कि सिंथेटिक्स में बहुत मेजर मेरा रोल है। एक प्रोसेस इंडस्ट्री थी, सोडा एशर सोडा बाइकार्ब पाकिस्तान के लिए बनाती थी, और वहाँ से फिर जो है ना क्या कहते हैं, मैं जो है ना ये अब अपनी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। तो इस हवाले से जो मैंने सीखा मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल में तो आप भी इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों की नॉलेज इस हवाले से बहुत कम है कि आर्थिक सिस्टम के हवाले से काफ़ी। और अभी भी जैसे ग्रिड का ब्रेकडाउन, पूरे पाकिस्तान का प्लांट का ब्रेकडाउन है, सारी चीज़ एक सर्किट ब्रेकर के शॉर्ट सर्किट पे डाल दी गई। मेरे को तो वो समझ में नहीं, बिल्कुल नहीं आया। अब उसकी बड़ी एक डीप स्टडी है, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट से मैं हटता नहीं, हम अपनी बात कर लेते हैं। और मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे चलता हूँ। इसमें मैं 3 चीज़ें आपके सामने बात करूँगा कि ग्राउंडिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट और न्यूट्रल रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग का क्या रोल है इसके अंदर, और तीसरी है अर्थिंग सिस्टम। तो मैं थोड़ा सा ये इधर से शुरू करता हूँ, सिस्टम अर्थिंग पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करा दूँ। देखें, अब इस हवाले से थोड़ा सा पहले आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सिस्टम अर्थिंग के अर्थिंग सिस्टम से क्या मुराद है हमारी। ये एक्चुअली मैंने एक स्लाइड डाली है इसके अंदर। ये 4 सिस्टम्स हैं, जिसमें एक को हम टीटी कहते हैं, एक को टीएन सी कहते हैं, एक को टीएन एस कहते हैं, और एक सिस्टम है आईटी का। अगर इन चारों में अगर आप देखें तो हमारी प्रोटेक्शन बहुत डिपेंड करती है इसके ऊपर कि हमने क्या कहते हैं, इसमें जो पिक्चर नंबर 1 है, दिस इज अ टीटी सिस्टम। इसमें आप देखें कि न्यूट्रल को तो हमने सॉलिडली ग्राउंड किया। आप सेकेंडरी साइड अगर एल्टी साइड पे भी देखें, न्यूट्रल को सॉलिडली ग्राउंड किया है, और इधर जो है ना क्या कहते हैं, इक्विपमेंट को भी हमने ग्राउंड किया है। तो इसका जो रिटर्न पाथ बनेगा, देखें कभी भी जब भी फॉल्ट आएगी तो रिटर्न पाथ टुवर्ड्स द सोर्स होगा। तो इसका जो रिटर्न पाथ बनेगा थ्रू सॉइल बनेगा, और सॉइल से होके फिर वो ब्रेकर को ट्रैप करेगा वहां से। और इसमें जो एक और सिंबल है बीच में, जिसमें कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या आरसीटी मैंडेटरी है अगर आपका ये टीटी सिस्टम है। तो इसमें अगर आप ये देखें तो इसमें जो रिटर्न पाथ बन रहा है ग्राउंडिंग का भी थ्रू सॉइल बन रहा है। तो इसमें एक सॉइल की रेजिस्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल की रेजिस्टिविटी की इम्पिडेंस, अगर आपकी इम्पिडेंस रिटर्न की ज़्यादा है तो आपका फॉल्ट करंट कम हो जाएगा। फॉल्ट करंट कम होगा तो ब्रेकर जो है डिले में ट्रिप करेगा, और उस डिले की वजह से आपके जाने का कहते बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट इसमें बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उनके वोल्टेज लेवल कम होता है। तो अगर अपने इसमें वोल्टेज लेवल अगर ज़्यादा आ गया फॉल्ट लेवल पे, तो वो आपकी सारी आईसीज या जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है सब बर्बाद हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप ये देखें कि सर्किल के साथ एक वो मैंडेटरी आरसीडी भी लगाया हुआ है, ताकि लीकेज करंट जो है हमारा जो है ना क्या कहते हैं अपनी लिमिट से एक्सीड ना करे। तो जनरल कंडीशन में तो ये है कि 5 मिलियम्स इज द मैक्सिमम क्या कहते हैं लिमिट है, इससे ज़्यादा लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि लेस देन 1 मिलियम्स 1 to 2 मिलियम्स भी अलाउड है। और इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट में कि जितना आपका लीकेज करंट कम होगा इतना आपके लिए बेहतर है। तो दिस इज कॉल्ड अ टीटी सिस्टम। उसके बाद अगर आप सेकंड में जाएं तो दिस इज आल्सो कॉल्ड, नीचे वाली अगर आपने जिसमें पेन कंडक्टर लिखा हुआ है, पेन कंडक्टर में अगर आप जाएं तो पेन कंडक्टर ये 4 वायर सिस्टम है। अगर आप इसमें देखें तो हमने एक 4th वायर चलाया हुआ है जिसको पेन प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रल कंडक्टर। इस पेन कंडक्टर में आपका न्यूट्रल और ग्राउंड कॉमन होता है, और इसमें आप ये देखें कि जो रिटर्न पाथ बनता है, जो न्यूट्रल का कंडक्टर है, जब भी कोई फॉल्ट आएगी तो न्यूट्रल का कंडक्टर उसी के थ्रू जाएगा। और आप देखें ये बीच में अर्थिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ जैसे ट्रांसमिशन लाइनों पे हम अर्थिंग बीच में कर देते हैं।
तो इसमें रिटर्न पाथ न्यूट्रल के कंडक्टर पे बहुत डिपेंड करता है, न्यूट्रल में करंट एक्सीड भी कर सकता है। इसमें सॉइल रेजिस्टिविटी के थ्रू रिटर्न नहीं बनता, बल्कि आपका रिटर्न जो बन रहा है वो आपका इस पेन कंडक्टर से बन रहा है। और बाज़ जगह ये जैसे फायर हैजर्ड्स वगैरह जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, या बिल्डिंग्स हैं या ऑडिटोरियम्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, ये टीएनसी सिस्टम कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में टीएनसी अलाउड नहीं है। तो ये हम लोग इसमें एहतियात करते हैं कि अर्थिंग सिस्टम उसी हिसाब से हमारी प्रोटेक्शन भी आगे चले। यहाँ पे तीसरा अगर देखें, अगर आप ऊपर टॉप पे राइट हैंड पे, इसमें हमने ये कहलाता है टीएनएस सिस्टम। इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं टीएनसी में, क्योंकि आपका के इलेक्ट्रिक का जो यूटिलिटी सिस्टम है सारा ये टीएनसी है, ये कहलाता है टीएनएस सिस्टम। तो टीएनएस सिस्टम में अगर आप ये देखें तो इसमें अर्थिंग का कंडक्टर न्यूट्रल से ही, सोर्स पे सॉलिडली ग्राउंड है लेकिन न्यूट्रल से ही उठाया हुआ है, और इसमें जो अर्थिंग करंट है उसका जो रिटर्न पाथ अर्थिंग कंडक्टर पी कंडक्टर से बनेगा। दिस इज कॉल्ड ए 5 वायर सिस्टम। और आपकी जितनी पावर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट में के टीएनएस आपके लिए प्रेफरेबल है, और उसी को हम ये 5 वायर सिस्टम कहलाता है। तो अगर यूटिलिटी कंपनी से भी टीएनसी आ रहा है तो उसको आप टीएनएस बना सकते हैं, जिसको टीएनसीएस कहते हैं। कि आपके जहाँ पे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स है, सर्वेयर है, कंप्यूटर है, यूपीएस है, मतलब वहाँ पे आप उसको टीएनएस आगे बना सकते हैं। उसमें वहीं से आप मैं अभी आगे स्लाइड दिखाऊंगा, तो उसमें वहीं से आप टीएनएस सिस्टम भी आप बना सकते हैं। चौथा जो ड्राइंग है उसके अंदर ये देखें कि इसमें न्यूट्रल को एक तो ब्रेक किया हुआ एक जगह, और उसके बाद या अगर लगाया है तो न्यूट्रल ग्राउंड रेजिस्टेंस, जिसकी मैं अभी इस प्रेजेंटेशन में भी बात करूंगा, न्यूट्रल ग्राउंड रेजिस्टेंस लगाया। इसका मेन पर्पज ये है कि जो फॉल्ट करंट है उसका अमाउंट यानी हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस होता है, और इसमें करंट के अमाउंट को लिमिट किया जाए, और इस लिमिट की वजह से आपके इक्विपमेंट में कोई एक्स्ट्रा ब्रेकडाउन ना हो, तो आपके कंपोनेंट जले ना। जो हाई फॉल्ट करंट है उसको रिड्यूस किया जाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी सेलेक्ट की जाती है। तो दिस इज कॉल्ड आईटी सिस्टम। और इस आईटी सिस्टम में एक और भी है कि अगर न्यूट्रल को ब्रेकडाउन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ब्रेक भी है, तो उसमें जो है ना क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉल्ट पे ट्रिपिंग नहीं होगी। तो किसी क्रिटिकल जगह का अगर मैं काम कर रहा हूँ, इवन अगर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन भी कर रहा हूँ, तो एक ट्रांसमिशन लाइन अगर मेरी या एक सोर्स लाइन मेरी अगर ग्राउंड पे हो गई तो ये ट्रिप नहीं करेगा। ये 4 अर्थिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ या ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो मेरी अर्थिंग सिस्टम है क्या, और उसके हवाले से प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होना चाहिए। ये हम मैं आगे अब थोड़ा सा चलता हूँ। ये देखें, ये एक स्लाइड है जिसमें ये टीएनसी सिस्टम है, तो आगे इक्विपमेंट है, और इसमें आप ये देखें कि न्यूट्रल से ही हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्राउंड से ही हमने न्यूट्रल और ग्राउंड कॉमन है, और इसको कहते हैं पेन कंडक्टर। तो इसके अपने एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं, मतलब बड़ी जगह जहाँ से इसमें कॉस्ट कम हो जाती है आपकी, इजी टू मेंटेन है, लेकिन ये कि इसके अंदर आपका ये जो फायर हैजर्ड्स है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट्स है, यहाँ हार्मोनिक्स है, उसको सप्रेस करने के लिए आपको पेन कंडक्टर नहीं लगाया जाता। पेन का ये टीएनसी सिस्टम अलाउड नहीं है एज पर आईसी कोड। अगली स्लाइड में अगर आप यहाँ जाएं तो ये देखिए, ये टीएनएस सिस्टम है। तो इसमें टीएनएस सिस्टम देखें, न्यूट्रल से ही, वहां से ग्राउंड कॉमन है, दोनों में एक ही है, लेकिन ये कि न्यूट्रल से ही हमने अर्थिंग कंडक्टर एक सेपरेट लिया है। दिस इज कॉल्ड टीएनएस सिस्टम। तो टीएनएस सिस्टम जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट में हम टीएनएस सिस्टम या आईटी सिस्टम या आईटी में एनजीआर वाला, वो मैं अभी आगे बात करूंगा, तो उसमें हवाले से बात हो जाएगी वहां पे। तो ये एक अर्थिंग सिस्टम का एक ये है। और इसके बाद अगर आप ये देखें तो ये है टीएनसीएस सिस्टम। अब जैसे के इलेक्ट्रिक से मैं अगर सप्लाई ले रहा हूँ, वो तो मुझे टीएनसी दे रहा है। अपने प्रेमिसेस में मेरी जहां ऐसी क्रिटिकल इक्विपमेंट है तो वहां से मैं उसको टीएनएस आगे बना दूंगा। सर्वेयर रूम है, और आपके कंप्यूटर्स हैं, या और ऐसी मशीन्स हैं जो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिकली सेंसिटिव है, तो उस हवाले से मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ आपका, और उसका ये टीएनएस सिस्टम कहलाता है। तो बेसिकली जब आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसके हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं सिस्टम को अंडरस्टैंड करूँ। और मेरा सिस्टम, अगर मैं प्रोसेस प्लांट में हूँ या किसी प्लांट पे हूँ या बिल्डिंग में हूँ, तो इसके प्रोटेक्शन सिस्टम भी उसी के हिसाब से, ये बहुत डिटेलिंग है, प्रोटेक्शन सिस्टम भी उसी हिसाब से लगा होना चाहिए। कि मैं जैसे अगर एनजीआर लगा हुआ है
तो एनजीआर में अर्थ फॉल्ट रिले एक लगता है, और अगर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू हो तो उसमें 10 एम्पियर से फॉल्ट करना, अगर 10,000 एम्पियर है तो उसको 10 एम्पियर से लिमिट करते हैं। तो फिर ग्राउंड फॉल्ट रिले आगे लगा होता है, अगर वहां करंट बढ़ता है तो उसको वो ट्रिप कर देता है। आईटी में और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जो मैं उस पर आऊंगा तो वहां पे हम अगर आगे बात करते हैं। ये एक आईटी सिस्टम है। इसके बाद ये भी एक टीएनएस सिस्टम है, अर्थिंग विद पीएनबी, मतलब कि ये भी एक सिस्टम है, यहाँ पे ये सारे मिल सकता है। और ये है वो टीटी सिस्टम जिसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ आपसे कि अर्थिंग वहां से इक्विपमेंट की हमने अर्थिंग कर दी यहाँ पे। ये है अर्थिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ही जरूरी है। अब मैं चलता हूँ पार्ट 1 पे। तो ये ग्राउंडिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट में अगर मैं चलूँ तो मतलब बड़ा टिपिकल है कि जनरल रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि प्रॉपर ग्राउंडिंग टेक्निक्स आर नेसेसरी फॉर सेफ्टी। अब मैं जैसे अब आपको सजेस्ट करूंगा आप टीएनएस या आईटी में जाएं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट आपके हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया टीएनएस और आईटी की है क्या चीज, उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग और आगे मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि प्रॉपर ग्राउंडिंग टेक्निक्स आर नेसेसरी फॉर सेफ्टी इक्विपमेंट operation and performance reason. The integrity of the facility ground and thus the integrity of the proper equipment operation. The high degree of proper equipment depends on proper bonding of the grounding electrodes. Separately drive source system grounding of service equipment and separately drive sources and proper equipment grounding for power electric frequencies as well as higher frequency recommended practice is that all grounding design installation be compliance to all applicable codes and standards. कोर्स का मैंने आपको बता दिया है, आईसी की जो अर्थिंग का और बीएस में भी है। और जैसे ये अर्थ इलेक्ट्रोड की पिक्चर मैंने दे दिया है, तो 2 अर्थ इलेक्ट्रोड ये बहुत जगह मैंने प्लांटों पे भी देखा है कि पिटे का सही नहीं बनाई, एक ही क्यारी में 6-7 पिटे बना दिए हैं। तो इनके दरमियान 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 2 पिटों के दरमियान भी। और इसकी टेस्टिंग भी बड़े मतलब ये कि NFPA 70B में जाएंगे तो आपको बहुत टेस्टिंग के भी 62% मेथड डिफरेंट मेथड आपके पास मिल जाएंगे आपको कि जिसे अर्थ पिटों की टेस्टिंग भी की जाए। यहाँ पे ये देखें, ये एक अर्थ रॉड है, आजकल चूंकि अब अर्थ रॉड है और इंसुलेटेड कंडक्टर लगाते हैं, ये अर्थ रॉड हम लगा रहे हैं यहाँ पे। ये तो अब इसमें एक और बड़ा मसला ये देखें, द रेलेवेंट foregoing requirement of IC 60364, NFPA 70, ANSI 1930, Article 258, NSC, ANSI C2, OSHA Regulation 1978. The important is that insulated ground conductor IGC should run in a metallic raceway supplying power to the equipment. Individual ground electrode not proposed. ये इतना important है कि जहां इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट में इसमें मेटालिक रेसवे कंडक्टर इस्तेमाल करें, आप पीवीसी कंडक्टर ना इस्तेमाल करें। अगर आपके सर्वर रूम है, टेलीकॉम रूम है, तो वहां पे मेटालिक आपको कंडक्टर इस्तेमाल करना चाहिए और आपका इंसुलेटेड कंडक्टर उसी रेसवे में जाए विद पावर केबल्स के। ये एक एमरेल्ड 1100 IEEE की बुक है और उसमें बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात की गई है। या अगर आप आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर लगाना चाहते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन ये कि ये मेटालिक रेसवे पीवीसी को डिस्करेज किया गया है और मेटालिक रेसवे कंडक्ट गैल्वेनाइज कोई भी मतलब जिसमें कि कंडक्शन हो सके उसके अंदर अर्थिंग का इंसुलेटेड कंडक्टर जाना चाहिए। ये एक ऊपर कोड भी लिखे हुए हैं आपके सामने यहाँ पे। और इसकी जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं टू यूटिलाइज सॉलिडली ग्राउंडिंग एसी सप्लाई सिस्टम and install insulated non-wear EGC in circuit supplying electronic load. All metal equipment parts such as enclosure, racks, raceways and conduits, EGCs and all grounding electrodes shall be bonded together into a continuous electrically conductive system. All ground electrodes used for grounding of the power system, grounding of communication system and grounding of lightning protection system shall be effectively and permanently bonded to each other. इक्विपोटेंशियल करने के लिए ये सारे प्लांट पे जिस तरह के एक ही पोटेंशियल पे सारे हो। ऑल मेटालिक सिस्टम शैल बी बॉन्डेड टू द पावर सिस्टम ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड सिस्टम एट द सर्विस इंटरेस्ट एंड ईच सेपरेटेड ड्राइव पावर सिस्टम। अब ये देखिए, ये बॉन्डिंग की एक पिक्चर आपके सामने दी है कि आप इस तरह बॉन्डिंग भी कर सकते हैं ताकि इक्वी पोटेंशियल आपका सिस्टम इक्वी पोटेंशियल हो और जो आपका स्ट्रे करंट है या सर्कुलेशन में जो करंट आ रहा है वो इसमें से फ्लो ना कर सके। जब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो उससे डैमेज, बहुत सारी अननेसेसरी करंट का फ्लो करेगा तो डैमेज आ जाएंगे।
When the metal parts of equipment, closer and racks, conduits and raceways and EGC of the premises that are likely to be energized by electrical current due to circuit faults, electrostatic discharge, and lighting should be effectively grounded for reasons of personal safety, fire hazard reduction, equipment protection, and equipment performance. Grounding these metallic objects will facilitate the operation. जितना भी metallic part, conductive part है, सबको आपको ground करना चाहिए और equal bonding करनी चाहिए. From electromagnetic interference, filters and SPDs which are connected line to ground are line to changes to flow the proper fashion. All metallic conduits and raceways in areas containing electronic load equipment should be carefully bonded to form an electrically continuous conductor. This requirement is in addition to the recommendation practice that a separate insulator be installed with each branch circuit service. The installation of separate grounding electrode that are internationally not bonded to the power system grounding electrode system is strictly forbidden by the NSE. ये सबसे important है. अभी मैं आगे भी आपको एक पिक्चर और भी दिखाऊंगा जिसमें आपको बताया. Such separate grounding electrode typically take the form of a driven ground rods that is installed in an unapproved attempt to isolate certain pieces of equipment from the power system ground. This installation technique violates the NSE and may cause extreme and hazard voltage condition to exist between differently grounded metal objects during power system faults and lighting. इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आप क्या कहते हैं जनरेटर के न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं और उसके जो इक्विपमेंट है जो उसका टैंक है उसका ग्राउंड सेपरेट कर देते हैं. उनके आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं करते. तो ये बहुत गलत है. यहाँ हमारे यहाँ एक बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है कि और एनईसी इसको बहुत फॉरवर्डिंग करता है कि इक्वली बॉन्डेड सिस्टम में. और इसकी बड़ी आपको लिटरेचर बहुत मिल जाएगा और इसकी सबसे अच्छी बुक है एमरेल्ड 1100 बुक है, ग्रीन बुक है. आप उसमें से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉइजेस बहुत क्रिएट होंगी और कोई एक्स्ट्रा करंट इसमें से फ्लो ना करे. ये हमारा एक ओपिनियन है यहाँ पे. अब ये देखें इलेक्ट्रोड सिस्टम का, ये देखें बिल्डिंग टू कंप्यूटर कैपेसिटेंस क्रिएट होगा उसमें भी फ्लो करंट होगा वहाँ पे. और लाइटनिंग अगर ऊपर से बिजली गिर रही है तो उसमें भी इफेक्ट आ सकता है कि विद आइसोलेटेड ग्राउंडिंग अगर आप है तो इसमें डैमेज ज्यादा होगा आपका यहाँ पे. The separation of ground was responsible for very large voltage being impressed on electronic component under thunderstorm conditions. These voltage occurred whether or not electronic equipment were in operation. Due to the resistance of the building ground electrode, the voltage on the building was raised to a substantial level above that of electronic equipment. This difference in voltage and the capacitance between electronic equipment and building frame induced voltage into the electronic equipment component that were above the breakdown voltage of the components. Many semiconductor component of electronic equipment will withstand only about 20 volt or less, even for as short as 1 microsecond. तो आपके जितने सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट है ये डैमेज हो सकते हैं यहाँ पे. From a safety standpoint, solidly grounded and properly bonded power system promote the timely operation of overcurrent protecting device, OPD device जो आपका होगा. In case of ground fault, limit the potential difference between grounded objects, stabilize the phase voltage with reference to ground, and limit transient voltage due to lightning and load switching. कोई बड़ी चीज को बड़ी मोटर आप समझ तो उसमें भी सर्ज आ सकते हैं. From the performance standpoint, solidly ground power systems are recommended practice to ensure the existence of an effective conductive path for the return current of filters and SPDs connected line. तो normally prefer करते हैं कि इसमें solidly grounding है. These filters and SPDs may be an integral part of the electronic load equipment or may be separately mounted devices located in the building electrical distribution. Recommended practice is to design for the lowest possible resonant impedance between the load equipment containing a filter SPD and the seated power system, so low inductors. मैं सिर्फ आपको एक और चीज बताकर आप VFD खरीदे और यूपीएस खरीदे तो उसके कई टाइप मिलते हैं. जो आपको वेंडर है वो आपको बताता नहीं है. अगर आप इसमें इंश्योर करें कि मुझे जो है ना बिल्ट इन फिल्टर के साथ जिसमें आपकी इसकी पावर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो उसके साथ मुझे चाहिए तो शायद कॉस्ट कुछ बढ़ जाएगी लेकिन आपकी सेफ्टी है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा. तो हम लोग तो मतलब ये कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, डेप्थ में नहीं जाते, जो उसने दे दिया. लेकिन बाद में फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं. अगर आपके यूपीएस में बिल्ट इन फिल्टर नहीं है तो उसमें हार्मोनिक लेवल THD लेवल 35 to 45% भी हो जाता है. अगर आप स्टैंडर्ड से हटके बिल्ट इन फिल्टर के साथ लेंगे तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, लिमिटिंग वैल्यू कम से कम हो जाएंगी इसके अंदर यहाँ पे.
The term equipment grounding refers to the collection of the power system ground of all non-current carrying metallic parts of power system that may come into accidental contact. इसको accidental current भी कहते हैं. With circuit phases and neutral conductor. These metallic parts include raceways conduits, EGCs and equipment enclosure and racks. All these items are ultimately grounded together at the grounding electrode of the power service. A separated drive system. Equipment grounding is required for both personal safety and power system. अब ये देखें, अब ये क्यों पोटेंशियल है यहाँ पे जितने भी आपके मतलब ये कि जिसको गुड अर्थ और बैड अर्थ भी आप कहते हैं बाबू का वो सारे एक ही इसके ऊपर बाउंडेड है आपस में उसकी साइजिंग बाउंडिंग के साइज का एक है वो अलग कोड है जिसमें वो बाउंडिंग की साइज भी बता देता है आपको हर एक में. From a personal safety standpoint, properly grounded system components minimize potential difference that may exist between various system components under steady state and transient conditions. From a system protection standpoint, properly grounded system components provide a low impedance path for ground faults, currents, and promote the timely operation of overcome protective device in case of ground fault. Ground configuration provides equalizing of potential between grounded objects to 50 Hz, but as the frequency increases, other grounded means must also be considered to cover frequencies and अगर हार्मोनिक ज़्यादा है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ सकती है. Recommended practice is to be insulated non-wear installed in grounded and metallic conduit and run with the other circuit conductors feeding electronic load equipment. अगर आपका सर्वे रूम है, आपका यूपीएस है, आपके इंडक्शन फर्नेसेस हैं, तो उसके अंदर ग्राउंडिंग का सिस्टम ये होना चाहिए. Although the installation of insulated EGC to supplement the grounded raceway conduit is not required, this additional EGC is vital for circuit serving electronic load equipment. The intent of the EGC is to twofold. In standard equipment grounding configuration, the EGC provides a supplemental low impedance ground path in parallel with the metallic conduit or raceway from the electronic load equipment to the power system or separately drive system. In insulated ground configuration, the addition EGC provides the sole ground path from the electronic load equipment to the power system or separately drive system. The grounded metallic conduit acts as an electromagnetic shield for the circuit serving the electronic load. Equipment in either case, the insulated EGC shall run in the same raceway. A conduit जो मैंने आपको बताया, हम लोग तो यहाँ पे बहुत गलत हर जगह पीवीसी कंडूट मेटालिक कंडूट कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, ये महंगे पड़ते हैं. The standard equipment ground is used in insulated EC typically green in color. अब कलर आपको कोड पता है, आपको चेंज हो गया है. रनवे विद द फेज एंड न्यूट्रल कंडक्टर टू सप्लीमेंट ग्राउंडिंग मेटल रेसवे कंडूट. और पाकिस्तान में अभी भी जो कलर ये है अभी भी यही चल रहा है. The conduit and raceway system is solely on the integrated the mechanical connection at conduit and raceway point, panel board, junction boxes, pull boxes at the receptacles themselves. Ineffective grounding paths can compromise personal safety as well as the operation of the surge pressure and filter liquid in electronic load equipment. In addition, current flowing on ground surface may take less desirable path, such as through load equipment and switched data cable. The purpose of the insulator is to augment the reliability of the grounded metal conduit system. The proper installation of the conduit raceways and interconnected equipment to provide an effective low impedance effective ground path cannot be overemphasized. Recommended practice is for the insulator is to be sized as per fault current carrying capacity. ये आपको भी मतलब मैं बताता हूँ कि जैसे शॉर्ट सर्किट लेवल कितना आपका है उसी हिसाब से कंडक्टर की साइज, और इसका फार्मूला है S = √I² SC × T/K. और अगर आपको शॉर्ट सर्किट आपको उसकी जगह का लेवल का नहीं पता तो आप उसके पर तीन कंडीशंस हैं. तीन कंडीशन ये है कि अगर आपका 16 मिलीमीटर से कम का अगर फेस का कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रॉनिक में तो बिल्कुल कम ही कम होगा, तो जो फेस का साइज होगा वही ग्राउंड का भी कंडक्टर का साइज होगा. 16 से 35 है तो मिनिमम 16 मिलीमीटर. अगर 35 से अबव है तो हाफ ऑफ द फेस कंडक्टर आप ग्राउंडिंग कंडक्टर को लगा सकते हैं. यहाँ पे ये भी कोड में है, BS 761 में भी है, IC में भी है, NEC में भी है, VDE में भी है. जितने कोड्स हैं सब में इसी को अडॉप्ट किया हुआ उन्होंने. PSQC का भी जो स्टैंडर्ड है उसमें भी इसी को हमने अडॉप्ट किया हुआ है. Be properly connected and bonded to each other metal enclosure that it passes through from the separately drive system of power service to the electronic load equipment. These metal enclosure includes all distribution panel boards, safety switches, circuit breaker enclosure, transformers, and branch circuit panel boards, as well as all boxes, junction boxes, and metal outlet boxes.
There are different types of control systems that offer better shielding and grounding properties than others. In cases, all the recommended practices for grounding bushings and associated grounding conductive is provided to supplement the mechanical connection at each location that the conduit system is connected. आप ये देखें, ये मेटेलिक का इसमें यहाँ पे भी ये बना लगाया हुआ है, जंपर लगाया है ताकि आपस में और बीच में गैसकेट की वजह से अगर डिसकंटिन्यूटी आती है तो ये जो है ना हम इसको टेक केयर कर सकें. इंसुलेटेड इज टिपिकली ग्रीन, ये तो हम बात से ये हो चुकी है, ये पहले बात हो चुकी है इसके अंदर. ऑल इंसुलेटेड, ये मैं अब ये थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ. द फैसिलिटी पावर कैन बी ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड. ये आईटी सिस्टम में आप अनग्राउंडेड कर सकते हैं. ग्राउंडिंग सिस्टम विल हैव लोअर कॉमन मोड नॉइज देन अंडरग्राउंडेड सिस्टम अनग्राउंडेड. In the same, there are other issues related with how the power system will be grounded. However, equipment fed by isolation and other transformers will not experience the overvoltage. A ground system should properly isolate a ground fault by tripping a protective device. Nevertheless, the situation where there is a main ground fault protection without downstream ground fault protection, a ground fault can trip the main ground fault device before the downstream fuses or circuit breakers. अब ये देखें, ये यूपीएस की ग्राउंडिंग के एक तरीके कुछ दिए हुए हैं आपके सामने. यहाँ पे ये कैबिनेट की ग्राउंडिंग, अगर आप इसकी मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ, एक मिनट. Grounding conductor should be provided with the phase conductors and bonded to the cabinet back plate. The grounding conductor should be terminated to the ground bus of the power equipment supplying the cabinet. An unfortunately common practice with no physical basis suggests that ground rod be driven at the cabinet to provide true ground and provide a path for noise to ground. This practice should not be allowed for the following reason. The perception that a ground rod provides a true ground can lead to isolation of the cabinet from the plant dirty electrical grounding system. जिसको electrical grounding को normally एक dirty electrical grounding system. This is a code violation. During fault condition, the potential of the cabinet may be different from the plant grounding system, resulting in a possible personal shock hazard. If a supplementary ground rod is added, it must be bonded to the equipment grounding conductor. ये इसमें बहुत ज़्यादा one point grounding का concept है यहाँ पे NEC के अंदर. Tests have shown that a single ground rod driven in the middle of a facility is ineffective. Most facilities have an extension grounding system that provide impedance to earth of 100 times less than the single grounding rod. Noise must follow a closed path back to the source. Most noise paths are either completely contained in the cabinet and involve nearly grounding structure. Attachment for cabinet grounding must introduce impedance in the grounding path or rely upon soldered or painted connection. It is recommended the back plate to electro-galvanized steel or other unconnected materials. अब ये देखें, ये कैबिनेट में हम क्या करते हैं कि इसमें कैबिनेट में जंपर टू जंपर लगा देते हैं और इसके अंदर जो अर्थ बार है उससे अलग अलग कनेक्शन दिए हुए हर कंपार्टमेंट की अर्थिंग के लिए. और ये IEEE की एमरल्ड लेमिनेटेड बुक यही बताती है और ये पिक्चर भी उसी से ये लिया गया है. तो इसमें आगे जंपर अलाउड नहीं है. इसी तरह शील्डेड केबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं. जनरली मोस्ट लो लेवल सेंसर शुड हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. Circumstances determining how the shield should be grounded. Short cable with low frequency noise are grounded at one end only. Long cable with high frequency noise may require grounding at both ends, or high frequency grounding with capacitors of 0.1 microfarad. Never connect a shield to the common side of a logic circuit. This would introduce noise into the logic circuit. The connection each shield directly to a chassis ground. The shield should not be grounded by a long pigtail to a ground connection. All sensitive electronic equipment should be provided lightning and surge protection. The relevant standard and codes provide proper guiding lines and design. अब जैसे lightning protection में NFPA 780 है, ICA का कोड है 62305. तो उसमें बहुत डिटेल में है. आप बड़े आराम से आप यहीं पे बना भी सकते हैं. इसमें लाइटनिंग प्रोटेक्शन को बड़े आराम से कर सकते हैं. तो इसमें मतलब आसमानी बिजली में भी जो सर्ज आती हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है. यहाँ पे इसमें एक और चीज़ है, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पावर करेक्शन डिवाइस. आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में कि आपकी सेकेंडरी डिवाइस को आप मेन पावर से आइसोलेट कर देते हैं और इसमें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी को ग्राउंड नहीं करते या स्पेशल शील्ड्स हैं
उसको ग्राउंड किया जाता है अगर स्पेशल ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो सेकेंडरी में अगर उसका फेस से कनेक्शन भी हो जाएगा तो वो बंदे को उसका शॉक नहीं लगेगा, तो उसको रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा। बेसिकली कंडीशन ये है कि उसको ग्राउंड ना किया जाए, सेकेंडरी का ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को ग्राउंड ना किया जाए। This greatly reduces the problem of common mode noise induced through ground loops or multiple current paths in the ground circuit upstream of the established reference ground point. They can reduce the triplen harmonic currents fed back to the source by single phase non-linear loads harmonics की। When a delta primary wide secondary isolation transformer is used to power a non-linear load such as rectifier, the balanced portion of the load triplen harmonic current circulate and cancelled in the data part। ये देखें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक लाइन है और एक लोड है वहां पे आगे, तो इसकी सेकेंडरी को हम लोड नहीं करते, इसकी कोर को भी ग्राउंड नहीं करते। और ये शील्डेड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर अगर स्क्रीन अगर इसमें लगी है तो पावर कंडीशन पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर शुड बी इक्विप्ड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड्स बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एज शोन, उसको पे ग्राउंड करते हैं यहाँ पे। एंड इलेक्ट्रिक शील्ड इज अ कंडक्टिंग शीट ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल कॉपर और एल्युमिनियम कनेक्टेड ग्राउंड दैट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइजेस। Secondary windings improve the isolation transformer ability to isolate its load from the common mode noise present at the point A. Specially conditioning transformer referred to as super isolation or ultra isolation transformer equipped with additional shields around each winding to further reduce the capacitive coupling. This type of transformer is claimed to reduce the common mode noise और ये पाकिस्तान में नहीं बनते। यहाँ पे बड़ा ही अजीब सा है कि आप मतलब सदर चले जाएं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बनवा लें, मतलब ये पाकिस्तान में नहीं बनते। Isolation transformers do not provide any line voltage regulation and in fact may cause some additional degradation of the voltage regulation. Isolation transformers tend to quite efficient 95 to 11, so they generate little heat and are relatively quiet. Isolation transformer can be installed separately with power distribution circuit breakers and monitoring circuit. Isolation transformer with distribution circuit breakers can located near the critical load. ये देखें, ये शील्डेड ट्रांसफार्मर की एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की एक पिक्चर है जिसमें उसी तरह उसने फ्रेम और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड को किस तरह ग्राउंड किया जाए ये यहाँ पे। चूंकि एमरल्ड 1100 बुक चली गई थी, इसमें वोल्टेज 480 वोल्ट है, आपकी वोल्टेज है 415 वोल्ट होगी। ये पिक्चर मैंने वहाँ से खींच के इसके अंदर लगाई है यहाँ पे। ये अब जैसे सर्च फिल्टर्स हैं इसके अंदर भी इसी तरह है, ये डिफरेंट सर्च फिल्टर्स आपको मार्केट में यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन एडिशन टू ऑल दिस मेजर इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू हैव एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग, स्पेशल कंडक्टिव फ्लोरिंग कनेक्टेड विद द ग्राउंडेड नेटवर्क। अब ये फ्लोर मैंने एनडी की जो इलेक्ट्रॉनिक लैब है उसके अंदर देखा भी है, तो ये मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ये इसके अंदर ये कार्बन पार्टिकल्स हैं, ये कंडक्टिंग और नीचे भी ग्राउंड की स्ट्रिप लगी होती है जो इसको फिर ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग है जिसमें ये अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इक्विपमेंट जहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो वहाँ पे फ्लोर पे अगर सर्वर रूम है तो आप ये एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग वहाँ पे इस्तेमाल करें। अब ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंट ग्राउंडिंग के कनेक्शंस के मतलब किस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये कनेक्शन किस तरह किया जाए। और कंक्लूजन इसका ये है कि सॉलिडली ग्राउंड एसी सप्लाई सर्किट सोर्स यूज इंसुलेटेड conductors, all metal parts to be grounded with power system grounding at service interest. All grounding electrodes used for power system, communication system, lighting protection should be bonded together. All metal part of the equipment closer conduit shall be effectively grounded. All metallic conduits and raceways in areas containing electronic load equipment should be carefully bonded to form an electrically continuous conductor. ICU regulation to be maintained. ये देखें ये एक पिक्चर भी उसी बुक से ली गई है। अब ये देखें इसमें सारे देखें बॉन्डिंग की हुई आपस में, लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम, प्लांट एंड वेयर हाउसेज और मेन इनकमिंग सिस्टम ग्राउंडिंग, ये सबको एक स्ट्रक्चर के साथ एक बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर एक बाउल ताकि इक्वी पोटेंशियल रहे और किसी किस्म की दूसरी वोल्टेज और नॉइजेस प्रोड्यूस ना हो सके। यहाँ पे ये था थोड़ा सा। अब मैं आता हूँ कि आईटी सिस्टम में न्यूट्रल रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग पे। यस, अब देखें मैंने जो पहले अर्थिंग सिस्टम आपके सामने एक्सप्लेन किया था उसके अंदर यह था कि अगर आपने एक सिस्टम में अगर आप आईटी सिस्टम है तो या तो न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करते, अगर ग्राउंड करते हैं तो एक एनजीआर
इसमें रेजिस्टेंस भी हो सकता है, रिएक्टेंस भी हो सकता है। आपने पढ़ा होगा जब इमेजिंग में पेटिशन कॉइल वगैरह का रिएक्टेंस कॉइल वगैरह लगते थे। इसका बेसिक पर्पज एक ये है कि न्यूट्रल ग्राउंड रेजिस्टेंस के लिए ये कि आपका फॉल्ट करंट कम हो जाए, ताकि आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो डैमेज होने से कम बच जाए। फिर आपकी प्रोटेक्शन, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो ये एक IEEE स्टैंडर्ड है। उस हवाले से मैं आपसे बात देखें, द न्यूट्रल इज ग्राउंडेड इज यूज इन एवरी टाइप ऑफ ग्राउंडिंग एक्सेप्ट IT सिस्टम। द ग्राउंड करंट कैन बी लिमिटेड बाय वेरियस मेथड्स लाइक रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, reactance grounding. In a resistance grounding system, the neutral of the transformer or generator is connected to ground through a resistor. A typical resistance, और एक इसमें थोड़ी सी ये है कि IT नहीं, ये TT सिस्टम है जहाँ पे उसमें न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है। टिपिकल रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग न्यूट्रल सिस्टम इज शोन। ये देखें, आप न्यूट्रल के ग्राउंड को थ्रू रेजिस्टेंस ग्राउंड कर रहे हैं। अच्छा, अब वही बात है जो मैंने आपसे कही थी कि द रीजन फॉर लिमिटिंग द करंट बाय रेजिस्टेंस ग्राउंड इंक्लूड द फॉलोइंग: टू रिड्यूस बर्निंग एंड मेल्टिंग ऑफ फैक्ट्स इन फॉल्टेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सच एज स्विच गेट, ट्रांसफार्मर्स, केबल्स एंड रोटिंग मशीन। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी सेव हो जाएंगे। टू रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेसेस इन द सर्किट apparatus कैरिंग फॉल्ट करंट, to reduce electric shock hazards to personal caused by to reduce electric shock hazard by personal caused by stray ground fault current to the ground current path, to reduce the arc blast of flash hazards to personal who may have accidentally caused or happen to be near the ground fault, to reduce the momentary line voltage dip occasional by the current। and अब इसमें एक बहुत reduce the momentary line voltage dip occasioned by the occurrence of clearing of a ground fault to secure control of transient overvoltage while at the same time avoiding the shutdown of the faulted circuit in the occurrence of the first ground fault, high resistance grounding. Classes of neutral resistance, इसमें दो टाइप्स के होते हैं। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग में भी आइदर ऑफ टू क्लासेस, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्राउंड फॉल्ट करंट परमिटेड टू फ्लो। ये IEEE स्टैंडर्ड की मैं बात कर, although there are no recognized standards for the levels of ground fault current that define these two classes, in practice there is a clear difference. High resistance ground implies a neutral resistor of high ohmic value. The value of the resistor is selected to limit the current to a magnitude equal to a slightly greater than the total capacitance charging current. जो capacitance form होती है 3 times IC as shown in the figure। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो जो लाइन की जो कैपेसिटेंस है उसका 3 टाइम्स से, मतलब ये कि वहाँ पे उसका फॉल्ट करंट पे रेजिस्टेंस, और इसकी जो वैल्यूज दी हुई हैं वो ये है कि द ग्राउंड फॉल्ट करंट IC लिमिटेड टू 10 एम्पियर or less, although some special system of voltage in the 15 kV class may require higher ground fault levels. In general, the use of high resistance grounding on system where the line to ground fault exceeds 10 A should be avoided because of the potential damage caused by an arcing current larger than 10 ampere in a confined space. High resistance grounding usually does not require immediate clearing of a ground fault since the fault current is limited to a very low level. The protective scheme associated with the high resistance grounding is usually detection and alarm rather than immediate trip out। और इसमें प्रोटेक्शन स्कीम में ये थे कि पहले फर्स्ट फॉल्ट पे ये करते हैं कि ये अलार्म दे देते हैं आपको वहाँ पे। टिपिकल सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग ग्राउंड फॉल्ट इन हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड सिस्टम शोन। ये देखें, अब इसमें जो है ना क्या कहते हैं, ये एक सीटी लगा के हम अलार्म ले रहे हैं उसके अंदर वहाँ पे। Under normal operation, the neutral point of the terminal is at zero potential. When a single line to ground fault occurs, the neutral point is raised to approximately line to neutral voltage. This rise in voltage is then detected using an overvoltage relay 59 जो कोड है, और step down transformer is typically used to reduce the line to neutral voltage of the system to level 220 भी हो सकता है 120 subject to the relay. Since a ground fault may persist for indefinite length of time, a continuous rather than short-term rating should be imposed on the grounding resistor. Once the current rating is determined, the resistor ohmic value of the resistor is calculated by dividing the line to neutral voltage by the current rating. अब ये एग्जांपल एक दी हुई है कि अगर तो आप इसमें 415 by root 3 240 वोल्ट आएगी फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज। द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस विल बी 240 बाय, अगर 10 तक रखना है तो 24 ohms का। बाद वक्त ये होता है कि इसमें अगर हाई रेजिस्टेंस और हीटिंग बढ़ जाए तो इसमें कूलिंग भी मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि आप इस रेजिस्टेंस की कूलिंग के लिए भी कोई डिवाइस लगाएं वहाँ पे।
हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? सर्विस कंटिन्यू इज मेंटेन, द फर्स्ट ग्राउंड फॉल्ट डज नॉट रिक्वायर प्रोसेस इक्विपमेंट टू बी शट डाउन। ये आईटी सिस्टम की एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसके अंदर है कि ये जो है ना आप मतलब ये कि आपका फॉल्ट उसमें रिटर्न पाथ इतना करंट इतना नहीं होता कि आपकी जो है ना क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट को ट्रिप कर सके, और फिर आपको क्या कहते हैं वो दे दी जाती है। इसके अंदर दो लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन तो ये है कि आप क्या कहते हैं अलार्म देख के आप फॉल्ट को रिपेयर कर लें। दूसरी है कि अगर इसका पोटेंशियल इतना राइज कर जाता है तो न्यूट्रल को टीटी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम डिवाइस लगाना पड़ता है जिसमें न्यूट्रल को सॉलिडली ग्राउंड कर देते हैं ताकि पोटेंशियल इसका राइज ना कर सके। ट्रांजिएंट ओवरडेज ड्यू टू रीस्ट्राइकिंग ग्राउंड फॉल्ट इज रिड्यूस्ड टू 50% ऑफ द नॉर्मल। A signal tracing a pulse system will facilitate locating a ground fault. ये fault location system है। It eliminates the flash hazard to personnel restricted with high ground fault currents. The need for the expensive coordinated ground fault relay is limited. High resistance usage, low voltage where permitted. Commercial and industrial location where there are no line to neutral loads. Medium voltage system where service continuity is desired and capacitive charging current is not excessive. Retrofits of previously ungrounded system where it is desired to be reduced transient overload potentially caused by restacking ground faults. इसके बाद सेकंड केस है लो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग इज डिजाइन टू लिमिट ग्राउंड फॉल्ट करंट टू रेंज बिटवीन 100 एम्पियर टू 1000 एम्पियर, और इसके बाद प्रोटेक्शन भी उसी हिसाब से लगी विद 400 में बीइंग टिपिकल। द न्यूट्रल रेजिस्टेंस शोन इन फिगर इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू आर where VLN is the system line to neutral voltage। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से एग्जांपल में। अब ये डिफरेंट सिस्टम्स के हवाले से हमने कुछ उसकी वो बताई है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ये अब आप देख सकते हैं इसके अंदर, और अपने अर्थिंग सिस्टम को प्रोटेक्शन सिस्टम को इसका प्रोटेक्ट करें कि आपका जो है ना क्या कहते हैं सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी भी हो, इक्विपमेंट सेफ्टी भी हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। अब ये देखें एक लो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग है, लो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन ए लो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग सिस्टम। इसका फॉल्ट करंट किस तरह इसका फ्लो करेगा आपका यहाँ पे ये, और इसमें एनजीआर के थ्रू मतलब लो रेजिस्टेंस हमने किया हुआ है। Since the combined effect of charging current and system source impedance will affect the ground current then 0.5 in the typical range of utility supply system, it is permissible to ignore these effects in calculating the ground fault resistance value. The general practice is to consider that the full system line to neutral voltage appears across the ground resistor. Only in case of system supplied by small generator should departure from this general practice to be considered. Low resistance grounding has the advantage of facilitating the immediate and selective clearing of a ground circuit. System ground through resistor requires surge resistor suitable for use in ungrounded neutral circuits. Metal oxide surge resistor rating must be chosen so that neither the maximum continuous operating voltage capability nor the 1 second temporary over voltage system ground fault condition. Detection of the fault, अगर आप ये कैसे करेगा? This requires that the minimum ground fault current be large enough to positively actuate the applied ground fault relay. One method of detecting the presence of a ground fault using an overcurrent relay 51 GAIC का स्टैंडर्ड कोड है। Ground fault relay will detect the GFC जिसको हम कहते हैं ground fault current interrupter. Ground fault relays will detect the fault and trip 5 to 20 for the maximum ground fault current. The resistor is generally rated for 10 seconds with a maximum temperature rise of 760 degrees. This method is present in the figure on the next slide. वो मैं भी दिखा देता हूँ। When a ground fault occurs, the neutral potential is raised to approximately line to neutral voltage, resulting in current flow through the resistor. A typical turns ratio for the current transfer is indicated upon indication that a ground fault has occurred. Action would be initiated to वो जो मैंने पहले भी बताया कि अलार्म चाहिए the transformer from the secondary circuit, since it is the intent that the ground fault current is supplied by low resistance grounding to be protective relay। इसमें protective relay लगाना पर ये देखें यहाँ पे 51G relay लगाया हुआ है CD के थ्रू यहाँ पे। इसकी एग्जांपल है 200 to 400 ampere rated neutral ground resistors are generally used in 6.9 kV to 30A. 100 to 400 ampere rated neutral ground resistors are generally used in 2.4 to 4.6. Once the current rating is determined, the resistance or ohmic value of the resistor is calculated. बट ये आप नीचे एग्जांपल दिए वही कि न्यूट्रल ग्राउंड वोल्टेज अगर 2400 है वोल्ट है तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस विल बी 6 ohms। ये कैलकुलेट सिंपल है, लेकिन इसके लिए इसकी हीटिंग वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आपकी हीट ज़्यादा हो जाएगी तो ये जल जाएंगे।
Low resistance grounding has the advantage of facilitating the immediate and selective clearing of a ground circuit. Low resistance grounding finds application in medium voltage system of 15 kV and below, particularly where a large rotating machinery is used. By limiting ground fault current to hundreds of ampere instead of thousands of ampere, damage to expensive equipment is reduced. इसका सबसे बड़ा advantage यही है. Special application of low resistance grounding is also mandated in the mining systems like portable equipment trailing cables. Both high and low resistance grounding are designed to limit transient over voltage to safer limit to 50% of the normal. ये आपका IEEE standard 142/2007 IEEE recommended practice for grounding of industrial and commercial power system neutral resistance grounding by Larry अभी यही जैसे हमने ये बनाया. ये कुछ है. अब इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो हम आपसे बात कर सकते हैं. इसमें टेस्टिंग के हवाले से ये डिफरेंट मेथड्स हैं और उसमें 62% LFPA 70B में जाएंगे तो आपको 62% सबसे ज़्यादा सूटेबल समझा जाता है कि जिसमें पिट पेसिंग और फिर एक ग्राफ बनता है. मैं इसको एक तरीके जो बता रहा हूँ आपको कि ग्राफ बनता है जिसको एस कर्व कहते हैं. तो एस कर्व की जो स्ट्रेट लाइन आती है दैट इज योर रियल आपका जो है ना अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस है. यहाँ पे एक तो ये इसकी टेस्टिंग के भी यहाँ 99% कॉन्ट्रैक्टर गलत करते हैं. इनको 62% में तो आप गूगल में भी चले जाएं तो आपको बहुत डिटेल इसकी मिल जाएगी और मैगर में भी जाएं तो बहुत अच्छे आर्टिकल उसमें मिल जाएंगे आपको इसके अंदर. तो आप तो पहले अर्थ टेस्टिंग इस तरह होनी चाहिए. दूसरे जब आपने डाटा सेंटर की अगर बात की है तो आप उसमें पहले तो ये बताएं कि अर्थिंग सिस्टम आपका कौन सा है. अर्थिंग सिस्टम आपने आईटी को किया हुआ है तो उसमें आपने उसको न्यूट्रल को अर्थ किया है या थ्रू एनजीआर किया हुआ. तो एनजीआर का भी एक सिलेक्शन है वहां पे कि एनजीआर को कैसे सेलेक्ट किया जाए. वो जो है ना वो डाटा सेंटर के लिए बड़ा जरूरी है. बेसिकली आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम डाटा सेंटर की प्रोटेक्शन के लिए कौन सा अर्थिंग सिस्टम अडॉप्ट करें. अब मैंने आपसे कहा ना कि या टीएनएस सिस्टम या आईटी सिस्टम. और आईटी सिस्टम अगर आपका एनजीआर के थ्रू रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी ज्यादा तो आप फिर सॉरी आप उसको न्यूट्रल को ग्राउंड ना करें. अगर आप न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करेंगे तो उसमें ये होगा कि आपकी जैसे एक कोई शॉर्ट सर्किट हो गया. मैं जैसे डाटा सेंटर में मैं काम कर रहा हूँ एक केबल मेरा शॉर्ट ग्राउंड हो गया तो मेरी सिस्टम की रिलायबिलिटी आपकी वो डिस्टर्ब नहीं होगी. मेरा सिस्टम उसी तरह चलता रहेगा कि फॉल्ट करंट का अमाउंट का वैल्यू बहुत कम होती है. तो जब सेकंड फॉल्ट अकर करेगी मुझे सिर्फ अलार्म लेना है. तो इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि अलार्म ले लें और एक ऑटोमेटिक ब्रेकर आपका लगाना चाहिए कि जो न्यूट्रल को ग्राउंड कर दे अगर पोटेंशियल आपका राइज करता है यहाँ पे. तो ये है इसके अंदर. अब मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब हाउस ऑफ हबीब में आपने डाटा सेंटर वगैरह बनाया हुआ है उसको अगर आप अपने प्रिंसिपल से भी पूछेंगे वो भी यही कहेंगे. उसकी डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए कि आपने जो नॉर्मल आपका अर्थिंग सिस्टम आ रहा है उसके बाद आपने डाटा सेंटर के लिए आपने आईटी सिस्टम को या टीएनएस सिस्टम को अडॉप्ट किया है या नहीं किया. मैंने जनरली या 99% देखा है कि डाटा सेंटर की भी प्रॉपर अर्थिंग नहीं होती जो होनी चाहिए. अब आप ये बताएं अब किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाएं सबने टीएनसी सिस्टम लगाया हुआ है जिसमें न्यूट्रल ग्राउंड कॉमन होता है जो कोड के मुताबिक और स्टैंडर्ड के मुताबिक ये अलाउड ही नहीं है. इस तरह पब्लिक ऑडिटोरियम वगैरह में भी लेकिन ये इसकी डिटेलिंग में कोई नहीं जाता. इसी तरह प्रोटेक्शन सिस्टम प्रॉपर नहीं है कि अगर आपने जो सिस्टम मैं फिर वही कह रहा हूँ खाली एक ब्रेकर लगाना और शॉर्ट सर्किट लगा लेना मतलब ये कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लगाना उसमें दो प्रोटेक्शन होती है. एक थर्मल प्रोटेक्शन होती है एक मैग्नेटिक प्रोटेक्शन होती है. मैग्नेटिक प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट के लिए. फिर अगर आपने आरसीबी मैंडेटरी है अगर मतलब ये आरसीडी बास कंडीशन में तो बहुत जरूरी है लेकिन यहाँ लोग लगाते नहीं है. जितने आप 5 स्टार या सर्वर रूम में चले जाएं प्रॉपर अर्थिंग नहीं है. फिर जो कॉन्ट्रैक्टर अर्थिंग टेस्टिंग करता है वो बिल्कुल गलत करता है. आपको एक रीडिंग लेके दे देता है. मैं तो कहता हूँ कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो सब बोले पूरी 8-10 रीडिंग ले और ग्राफ बनाए जो जिस तरह से मतलब ये कि पिट को टेस्ट करना होता है ईच इंडिविजुअल पिट को. अच्छा तीसरी चीज एक और है कि अब आप जिस तरह करंट वैल्यू करते हैं क्लैंपॉन मीटर भी आ रहा है. आपको उसमें कोई ना रॉड लगानी पड़ेगी ना जाने क्या कहते हैं आप क्लैंपॉन मीटर अर्थिंग कंडक्टर पे लगा दें वो आपको अर्थ रेजिस्टेंस बता देगा. अर्थ की लूप इम्पीडेंस बता देगा. हमारे लिए अर्थ रेजिस्टेंस से ज्यादा लूप इम्पीडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लूप इम्पीडेंस ही आपके ऑपरेटिंग डिवाइस को ऑपरेट करेगी. तो आप क्लैंपॉन टेस्टर मार्केट में मिल रहे हैं
आप वो ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी वाला। और अगर आप महंगा तो महंगा भी 1500 से $2000 भी मिलता है, और आपके $500 में भी मिल जाएगा। मतलब ये कि ये मार्केट में भी डेंसोल में जाके शायद आपको मिल जाएगा कुछ किसी हद तक, यूनिक वगैरह के हैं। तो ये आपने इंश्योर करना है। तो अगर आपने बेशक डिस्कनेक्ट ना करें, अर्थिंग को आप डिस्कनेक्ट ना करें, क्लैंप ऑन टेस्टर से चेक कर लें। देखें इसमें दो चीजें हैं, और जो NFPA 780 कोड है, या और भी मतलब ये कि 62305 कोड भी है, और मैंने उच्च पावर प्लांट में लाइटनिंग प्रोटेक्शन का एक ऑडिट भी किया है जाके। और इसमें एक गलती बड़ी जरूरी है कि लोग जो है ना, अब लाइटनिंग प्रोटेक्शन की आपकी अर्थिंग एक सेपरेट होनी चाहिए। जो लोग क्या करते हैं कि जो सिस्टम अर्थिंग के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये मतलब ये कि आपने, हो सकता है आप अपने अर्थिंग चेक करें तो आपने जो टावर मास्ट लगाए हुए हैं, उसकी अर्थिंग सिस्टम अर्थिंग के साथ लगा दी होगी। तो ये इस वजह से हो सकता है। तो आप लाइटिंग प्रोटेक्शन की जो अर्थिंग पिट बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए। अगर आप NFPA 78 कोड में जाए, 62305 में इसमें कई मेथड्स आते हैं। तो आपने जाने क्या कहते हैं, रोलिंग स्फीयर मेथड है, केज मेथड है। मतलब ये कि आप सिंपल तरीके से अगर आप ये ले लें तो लाइटिंग प्रोटेक्शन आप लोकल भी बनवा सकते हैं। कोई आपको इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं। एयर टर्मिनल, लाइन कंडक्टर, और इसमें अर्थिंग में भी, इसमें जो आपकी इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है, हाई वोल्टेज में तो है तकरीबन जो है ना <<1 ओम, और लो वोल्टेज में है 10 to 15 ओम तक अलाउड है। इसमें मॉइस्ट, और फिर उसका देखें कि आपने, मेरे ख्याल में आपने अर्थिंग जो है ना सिस्टम अर्थिंग के साथ लगा दी हो। इलेक्ट्रिसिटी के पता इंजीनियर को बोलें कि भाई ये सिस्टम की स्टडी और उसकी डायग्राम बना के दे।